पर अब वक्त है हमारे एसपीएल मिड कैप्स के दो खास मेहमानों का स्वागत करने का। विजय चोपड़ा और राजेश पालविया साहब दोनों हमारे साथ है तैयार आज एसपीएल मिड कैप्स के लिए। चोपड़ा साहब गुड मॉर्निंग, आपसे करते हैं शुरुआत। बताएं सर लॉन्ग टर्म पिक। दीप, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि काफी सारी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है मार्केट, और इसी सिलसिले में जो आज मैं लॉन्ग टर्म पिक देना चाहता हूं वो है GHCL, गुजरात हेवी केमिकल लिमिटेड। बहुत ही अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अभी करीब करीब 560-61 पे इसका भाव चलता है, और मुझे लगता है कि कोई थोड़ी लंबी अवधि के लिए इसको लेके चले तो संभावना है कि ये 630-650 का स्तर आराम से टच कर सकता है। इसके कुछ कारण हैं, क्योंकि ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कॉस्टिक सोडा का, सोडा ऐश का, और कई तरीके के केमिकल्स बनाता है। टेक्सटाइल यार्न, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त इनका इंडस्ट्रियल यूजेज होता है। और अगर आप इसके फंडामेंटल्स को देखें तो इसका जो प्राइस टू अर्निंग है वो है 5.19, यानी कि बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस पे अभी अवेलेबल है, बहुत ही सस्ता मिल रहा है। और जो इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो करीब 26 है, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 24 है। तो फंडामेंटल आधार पे भी ये कंपनी बहुत स्ट्रांग है और अंडर वैल्यूड है। और आप जानते ही हैं कि मेरे को अंडर वैल्यूड स्टोरीज बहुत अच्छी लगती हैं, और ऐसे प्रोडक्ट लाइन में है जिसमें लगातार डिमांड और खपत बढ़ती रहेगी। और भारत का 25% सोडा ऐश और सोडियम बाइकार्बोनेट ये कंपनी बनाती है, तो एक काफी बड़ी सीरियस प्लेयर है। और मेरा ये मानना है कि कोई लंबी अवधि के लिए इस कंपनी को लेके रखे, क्योंकि मुझे वैसे भी केमिकल क्षेत्र बहुत पसंद है, और क्योंकि रेगुलर हमारी इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी से जुड़ा हुआ है। तो खरीदारी की इसमें मैं रिकमेंडेशन दूंगा। 561 का भाव है, 630 और 650 के टारगेट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप खरीद के रखें। ओके, GHCL चोपड़ा साहब की लॉन्ग टर्म पिक। पालविया साहब आपकी लॉन्ग टर्म पिक कौन सी है सर? गुड मॉर्निंग पांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लॉन्ग टर्म पिक रहेगी एजिस कैम, एजिस लॉजिस्टिक। ये स्टॉक में अगर हम वीकली चार्ट को एनालाइज करें तो स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है कि जिस तरीके से स्टॉक में करेक्शन के बाद जो लोअर साइड पे एक्यूमुलेशन देखने को मिला है, और अब स्टॉक में नियर टर्म और शॉर्ट टर्म सेटअप में जिस तरीके से पॉजिटिविटी बनी, ये स्टॉक एक अच्छा अपमूव यहाँ से आगे आने वाले हफ्तों महीनों में कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। तो हमें लगता है जिस तरीके के वीकली मंथली चार्ट यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं, ये स्टॉक का टारगेट आना चाहिए करीब 440 से 460 तक का। तो एजिस केम, जिसका नाम एजिस केम इसका टिकर है, लेकिन एजिस लॉजिस्टिक पे हमारी बाय करने की सलाह है 440-460 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 300 रुपए के आसपास, और टारगेट होंगे 440-460 के। ओके, तो ये है आपके लिए एजिस लॉजिस्टिक्स, इस पर करें खरीदारी। आइए 10 की कमाई लेते हैं जय ठक्कर की तरफ से। जय, बताएं आपका स्टॉक। जी बिल्कुल दीप, 10 की कमाई में जो मैंने स्टॉक चूज किया है आज वो है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि 294 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा ट्रायंगुलर पैटर्न में से इसमें से एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, एंड जो हिसाब से इसमें एक मोमेंटम बाय क्रॉसओवर भी है। इनफैक्ट काफी समय से अगर आप देखें तो दीप ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था 294 से लेके 240, मतलब ये लगभग 50-55 पॉइंट की रेंज में से एक ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है। अगर इसी के ऊपर अगर हम ये लेवल सुपर इम्पोज करते हैं तो मिनिमम 330 से लेकर 340 तक के लेवल्स मुझे नजर आ रहे हैं त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज में। ये मेरा 10 की कमाई का स्टॉक रहेगा आज के लिए। 10 की कमाई जय ठक्कर की यहाँ पर रखनी है आपको नजर। काउंटर आपको अच्छे मूव दिखा सकता है। मोदी जी आप भी बताएं सर, आपकी 10 की कमाई का स्टॉक। 10 की कमाई में एक ऐसा स्टॉक चुना है जहां पर खोने के लिए अब कुछ बचा नहीं है, और सेक्टर पूरी तरह से फेवर में, केमिकल फर्टिलाइजर सेक्टर पूरी तरह से फेवर होता हुआ नजर आ रहा है। और स्टॉक में बड़ा करेक्शन के बाद जो कंसोलिडेशन उसका ब्रेकआउट हुआ है, मैं बात कर रहा हूँ नोसेल। 235 रुपए स्पॉट के लेवल है, यहीं पर खरीदारी करके चलने की सलाह दे रहे हैं। सीधे सीधे सिंगल स्विंग में जिस तरह के 400 ब्रेकआउट होते हुए नजर आए हैं, 255 से पहले कोई हर्डल है ही नहीं। 255 तक के टारगेट्स के लिए नोसेल को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 226 का। स्टॉक में करीब 3 हफ्ते से कंसोलिडेशन था, एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है।
फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काउंटर निकल गया और ब्रेकआउट जो देखने को मिला है बढ़िया वॉल्यूम के साथ आया है। 255 तक के टारगेट्स के लिए नो सेल को लॉन्ग करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 226 का। ओके, तो नो सेल लॉन्ग करिए, 226 का स्टॉप लॉस, 255 का टारगेट। आइए एसपीएल मिड कैप्स में अब लेते हैं पोजिशनल पिक्स। चोपड़ा साहब आज की पोजिशनल पिक बताएं सर। दीप, मेरा जो पोजिशनल पिक है यानी मीडियम टर्म पिक है वो है HEG। इसका कारण है कि पहली चीज तो टेक्निकली भी अगर आप देखें तो स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है और उछले स्तरों से ये बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बॉटमिंग आउट सिग्नल्स दिखा रहा है। ये कंपनी प्राइमरली ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाती है जो कि बैटरीज में काम आता है, स्टील में काम आता है, क्योंकि कार्बन जो होता है अच्छा कंडक्टर होता है। तो जितनी भी फर्नेसेस होती हैं वहां पर कार्बन का इस्तेमाल होता है और कार्बन इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल होता है और कार्बन का इस्तेमाल तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बहुत सारे तरीकों से किया जाता है। तो HEG एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत कारगर हो सकती है या कारगर है और उसका जो 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 खपत है, ये कंजम्पशन है, वो चलता रहेगा। तो प्राइमरली मुझे लगता है कि अगर कोई मध्यम अवधि के लिए इसको ले, करीब करीब 1032-33 पे भी चल रहा है, तो 1160 जो इसका 200 DMA भी है, तो 1160 के आसपास का मैं इसका टारगेट देना चाहूंगा। अभी भी अगर इसका फंडामेंटल्स देखें तो जो इसका प्राइस टू अर्निंग है करीब 6.9 का है, तो मतलब अर्निंग्स अच्छी हैं और वैल्यूएशंस चीप हैं। तो उन वैल्यूएशंस के हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से, जो आगे आने वाले समय में जो EV की खपत है उसके हिसाब से बहुत सारी चीजों में मुझे लगता है कि HEG एक बहुत अच्छा पिक है और इसको मध्यम अवधि के लिए लीजिए 1160 के टारगेट के लिए। HEG बढ़िया मूव इसमें आ सकती है। पालिया साहब बताएं आपकी आज की पोजीशनल कॉल सर। तो दीपांशु जी, पोजिशनल पिक रहेगी ऑटो एंसिलरी टायर स्पेस से और उसमें हमें सीएट टायर, सीएट लिमिटेड काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक ने एक लार्जर टाइम फ्रेम पे भी देखे तो फरवरी 2021 के जो स्विंग हाई थे वो भी अब यहाँ पे सरपास करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में एक मंथली और ईयरली चार्ट पे जो ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है ये एक अच्छा अप ट्रेंड यहाँ से अब यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। सीएट लिमिटेड में अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 1950 से 2000 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करंट लेवल से 1790 के आसपास। तो सीएट लिमिटेड पे बाय करने की सलाह रहेगी पोजिशनल पिक में। सीएट बाय करने की सलाह है पोजिशनल बेसिस पर। कुछ 10 की कमाई भी बाकी है और एक दो ट्रेडिंग कॉल्स भी कतार में है। एक बार 10 की कमाई ले लेते हैं फिर ट्रेडिंग कॉल्स की भी बात करेंगे। हिमांशु जी बताएं सर आपकी 10 की कमाई का। बिल्कुल दीपांशु जी, देखिए फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक जबरदस्त तेजी बनी हुई है और आज के सेशन में जो मेरे रडार पर स्टॉक आया है 10 की कमाई के लिए पोजिशनल स्टॉक, वो है मद्रास फर्टिलाइजर्स का, जिसके करंट लेवल लगभग 53.53 रुपए 70 पैसे के आसपास के हैं। दीपांशु, मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक एक बहुत बड़े मूव के लिए तैयार है। छोटा कंसोलिडेशन यहाँ पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक जैसे ही 56 रुपए के ऊपर निकलेगा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मूव आता हुआ नजर आ सकता है। तो पोजिशनल तौर पर 75 और 85 ये दो टारगेट्स के लिए मद्रास फर्टिलाइजर मेरी तरफ से 10 की कमाई के लिए खरीदारी का आइडिया रहेगा और अगर चाहे तो क्लोजिंग बेसिस पर 48 यानी कि 48 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। ओके, मद्रास फर्टिलाइजर रखें इसको अपने रेडार पर। बढ़िया मूव इस काउंटर में आपको आती हुई दिख सकती है। बाय द वे RVNL आग लगा रहा है ये शेयर। 92 लाख शेयर्स के सौदे आपको होते हुए दिख रहे हैं। 7.5% ऊपर इस समय ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सारे के सारे रेलवे शेयर्स जबरदस्त तेजी के माहौल में है और RVNL आपकी स्क्रीन पर इस समय बढ़िया तेजी दिखा रहा है। आइए 10 की कमाई कुणाल जी के पास चलते हैं, उनके काउंटर लिए। कुणाल जी बताएं सर। देखिए दीपांशु, 10 की कमाई में मैंने चुना है आज शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SCI को। चार्ट अगर आप देखें तो देखिए सरकारी कंपनियों के दिन फिर गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक एक करके हम सारी सरकारी कंपनियों में बड़ा मोमेंटम देख रहे हैं और मुझे लगता है कि अब बारी है शिपिंग कॉर्पोरेशन की। ये स्टॉक भी एकदम ब्रेकआउट के कागार पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो मध्यम से लंबी अवधि के लिए यहां पर खरीदारी की राय है और मुझे लगता है कि यह स्टॉक आपको 175-180 के लेवल्स दिखा सकता है। तो इन स्तरों पर गिरावट में इसको अक्यूमुलेट करें। डाउनसाइड मुझे बहुत लिमिटेड लगता है और मुझे लगता है कि बड़ी आसानी से यह स्टॉक 180 तक जा सकता है। डीप वैल्यू है स्टॉक में, तो गिरावट में शिपिंग कॉर्पोरेशन में खरीदारी कराएं।
ओके, गिरावट शिपिंग कॉर्पोरेशन खरीदारी की राय आ रही है कुणाल जी की तरफ से, ये काउंटर आपके रेडार पर रहना चाहिए, अच्छी मूव ये दिखा सकता है। बेहतरीन कॉल्स आ रही हैं, कैश कॉल्स पर आप रखिए नजर, कुछ जबरदस्त एक्शन ये स्टॉक्स आपको दिखा रहे हैं। इस बीच कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी हैं तैयार हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। पहले बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। ओके, सुमित जी के साथ कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। अगर जय हमारे साथ हैं तो जय की भी एक ट्रेडिंग कॉल बाकी है, उनसे उनकी कॉल ले लेते हैं। जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीप, रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक जबरदस्त ब्रेकआउट आज देखने मिल रहा है एंड यहाँ पे 2700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप खरीदे। 52 रुपीज पर ये ट्रेड कर रहा है दीप, रिलायंस का 2700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 52 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदने की मेरी सलाह है। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखिए 32 रुपए का दिन, सो 20 पॉइंट का आपका लगभग स्टॉप लॉस रहेगा। 250 का लॉट से मतलब 5000 के आसपास का सॉरी डाउन साइड रिस्क है। टारगेट जो ऊपर में निकल कर आ रहा है दीप, इसका पहला टारगेट रहेगा 85 का, दूसरा टारगेट रहेगा 100 का। 85, 100 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे रिलायंस का 2700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। जो हिसाब से दीप ये स्टॉक में आज एक ब्रेकआउट देखने मिला, इनफैक्ट फ्यूचर्स में भी अगर किसी ने खरीदना है तो इस लेवल्स पर खरीद सकता है 2680 81 के आसपास। मुझे अब रिलायंस में मेजर कोई हर्डल दीप नजर नहीं आता, एटलीस्ट इन द लेवल्स ऑफ 2790 2800, मतलब यानी कि यहाँ से 110 120 पॉइंट की आपको एक अच्छी खासी तेजी, नियरली अराउंड 4-5% मूव आपको अप्रोक्सीमेटली रिलायंस में इस लेवल से देखने मिल सकता है। और नीचे में मेरा ये मानना है दीप कि लगभग अब ये स्टॉक में 2650 इमीडिएट बेसिस पर एंड देयर आफ्टर 2635, सो 2650 2635 ये फ्यूचर्स के लेवल्स दीप मैं बता रहा हूँ, स्पॉट के नहीं फ्यूचर्स के लेवल से। ये जब तक होल्ड कर रहा है तब तक आई थिंक रिलायंस में एक अच्छा खासा मूव आपको हेल्प दिखने मिलना चाहिए, और आई थिंक दैट विल इवेंचुअली हेल्प निफ्टी टू मूव हायर। अभी 163 तो हो चुका है जो हमने कॉल ऑप्शन दिया था इन द मनी 18450 का 140 पर, सो एक अच्छा मूव वहां पे देखने मिल रहा है। आई थिंक हैवी वेट्स अगर ऐसे ही सपोर्ट करेंगे निफ्टी को तो डेफिनेटली एक नया हाई देखने मिलेगा इमीडिएटली। ओके, तो नया हाई रिलायंस पर आ सकता है, और डेफिनेटली ये जो बढ़िया रिकवरी हमने देखी है, ऑटोस तो उस पर योगदान है ही, बट रिलायंस की तरफ से भी एक बढ़िया कंट्रीब्यूशन आ रहा है। एक बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। पांचू, स्पेशल कॉल है ये, स्पेशल कॉल का आप इसको बिगुल ही माने, और मुझे ऐसा लगता है कि अब एक मच अवेटेड ब्रेकआउट आते हुए नजर आया है डेल्टा कॉर्प के स्टॉक में। अक्टूबर महीने के बाद इसमें काफी लंबे समय के बाद एक कंसोलिडेशन, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आज के सेशन में आता हुआ नजर आया है। हमने देखा कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स में स्टॉक 225 228 के हर्डल को फेस करता था। आज के सेशन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ लगभग 7% का ओआई एडिशन बिल्टअप हमने फ्यूचर्स में भी होते हुए देखा है, और यहां पर एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए नजर आया है। मुझे लगता है कि डेल्टा कॉर्प में खरीदारी करें। यहां पर 248 और 260 ये दो टारगेट्स बहुत शॉर्ट टर्म में डेल्टा कॉर्प में आते हुए नजर आ सकते हैं। मैं स्पॉट के लेवल्स का जिक्र कर रहा हूं दीपांशु जी। करंट लेवल्स लगभग 232 233 रुपए के आसपास है। 228 230 तक अगर कोई भी डिप मिलता है वहां पर पोजीशन और ऐड की जा सकती है। 225 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, और यहां पर 248 260 के टारगेट के लिए डेल्टा कॉर्प में स्पेशल कॉल रहेगी ये मेरी तरफ से। और दीपांशु, आई होप कि आशु जी जहां कहीं भी हो ये देख रहे हो कि डेल्टा कॉर्प में खरीदारी की रिकमेंडेशन दे दी गई है। तो हो जाएंगे आशु जी, उन्होंने कहा था स्टॉक पर कोई कॉल नहीं देगा तभी ये स्टॉक मूव करेगा। अभी तक कॉल आई नहीं थी इसलिए स्टॉक मूव कर रहा था, अब पता नहीं आगे की है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी हिमांशु जी ले रहे हैं। 248 से 260 के टारगेट, तो बड़े टारगेट्स आ रहे हैं, बड़ा कन्विक्शन वाला ब्रेकआउट डेल्टा कॉर्प पर आपको दिख रहा है। बड़ी मूव बाजार में भी आ रही है, निफ्टी सिर्फ 50 पॉइंट दूर है नए हाई से, बट नया हाई लग चुका है सेंसेक्स पर। आपकी स्क्रीन पर इस समय सेंसेक्स पर नया रिकॉर्ड बनते हुए दिख रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी बढ़िया योगदान बाजार के एक्शन में इस समय कंट्रीब्यूशन दिख रहा है। और सही वक्त है फिर आज के हमारे खास मार्केट मेहमान के साथ बात करने का। निर्मल बांग से राहुल अरोड़ा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं शो में। जी बिजनेस के खास दोस्त राहुल अरोड़ा। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप सही वक्त पर जुड़े हैं क्योंकि जैसे ही आप जुड़े सेंसेक्स पर नया रिकॉर्ड बना है। आप बढ़िया रियर एंड
रिकमेंडेशंस आउटलुक के लिए भी जाने जाते हैं। पिछले 2 बार जो आपने हमारे साथ ईयर एंड आउटलुक्स दिए हैं वो लगातार उन लेवल्स और उसके ऊपर भी बाजार गए। तो नए रिकॉर्ड के दिन आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आगे का आउटलुक क्या बनता है? ये जो नई रिकॉर्ड रन शुरू हुई है, ये आगे भी इसको एक्सटेंड होते हुए देखते हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ऑब्वियसली एक अच्छा लगता है जब बाजार ऑल टाइम हाई क्रॉस कर जाता है, लेकिन जैसे स्पाइडरमैन में एक बहुत बेहतरीन कहावत है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आई थिंक पीपल शुड नॉट प्रॉब्ली गेट टू कैरिड अवे बाय द फैक्ट कि मार्केट ऑल टाइम हाईस क्रॉस कर रहा है, बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई क्रॉस कर रही है। ऑब्वियसली जो लास्ट इन्फ्लेशन रीडिंग यूएस में आई थी और कुछ कमेंट्री उसके बाद सजेस्ट कर रही है कि इंटरेस्ट रेट हाइक्स यहाँ से थोड़े कम हो जाएंगे, तो हो सकता है कि दिसंबर में एक आखिरी रेट हाइक देखने को मिले यूएस में, और शायद उसके चलते भारत में भी आई थिंक एक आखिरी रेट हाइक दिसंबर में आ सकती है। लेकिन दीपांशु जी, इसका जो क्यूमुलेटिव इकोनॉमिक इंपैक्ट है जो हमने पिछले 4-5 महीनों में देखा है कि इंटरेस्ट रेट हाइक्स की वजह से, तो इसका पूरा मेरे को लगता है इकोनॉमिक इंपैक्ट कैलेंडर ईयर 2023 में आपको देखने को मिलेगा। मुझे अभी भी लगता है कि जो कंसेंसस जीडीपी नंबर्स हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के लिए, मुझे 50 से 100 बेसिस पॉइंट ये नीचे रिवाइज होंगे। इसके चलते मुझे लगता है कि जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा अर्निंग्स रिविजन्स भी थोड़ा नीचे की तरफ ही हो जाएंगे। हालांकि क्रूड डिसाइसिवली हमारे फेवर में जा रहा है। ऑब्वियसली जब युद्ध शुरू हुआ था 125-130 था, आज 80 के आसपास, 80-90 के आसपास चल रहा है, तो वो एक बेनिफिट है। लेकिन फिर भी एक डिमांड लेवल पे जो हम स्लो डाउन / रिसेशन की बात करते हैं, वो मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पे प्राइस इन हो रहा है। तो as they say, make hay while the sun shines, बाजार ऑल टाइम हाई पे है। लेकिन मेरा एडवाइस यही होगा कि अगर आपके अच्छे खासे पैसे बन चुके हैं तो आप जरूर थोड़े प्रॉफिट लें। मुझे लगता है कि बाजार आपको एक री एंट्री का बहुत बेहतरीन मौका अगले 3-4 महीने में जरूर देगा। फ्रेश पैसे लगाने का अभी वक्त है राहुल, या नहीं? यहां से दीपांशु जी मुझे लगता है थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि देखिए दीपांशु जी, एक बहुत जरूरी बात यह है कि अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन के फिक्स डिपॉजिट रेट्स देखें, वो 8.5% प्लस तक चले गए हैं। काफी बैंक्स अभी नॉर्मल सीनियर सिटीजन को भी 8% के आसपास दे रहे हैं, और आपके और मेरे लिए करीबन 7.5% चल रहे हैं। तो अगर ये थोड़े बढ़ते हैं, हमारे और आपके लिए करीबन 8% के प्रति चले जाएं, तो फिर देन यू स्टार्ट बेंचमार्किंग एन आउट परफॉर्मेंस फ्रॉम द एफडी रेट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग मार्केट रिटर्न्स। तो वो एक थोड़ी डिफिकल्ट चीज हो जाती है। और फिर जो थोड़े दिग्गज, या मैं एज वाइज कह रहा हूं, तो थोड़े बड़े उम्र के लोग होते हैं, फिर वो रिडेम्पशंस करने लगेंगे अपने म्यूचुअल फंड से, अगर उनको लगता है कि उनको 8.5-9% फिक्स डिपॉजिट रेट्स मिल रहे हैं। तो आई थिंक उसके चलते थोड़ा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। दैट इज माई सेंस। बट लाइक आई सेड, on a day when the Nifty is hitting an all-time high, this is probably not the voice you want to hear. But I think कभी-कभी एक voice of reason बहुत जरूरी होती है. You should not get too carried away, is my sense. बिल्कुल राहुल अरोड़ा साहब, आपकी तो वॉइस ऑफ रीजन हमेशा व्यूअर्स के हित में ही रही है, और डेफिनेटली जैसा राहुल आपको कह भी रहे हैं, अच्छा समय है, एंजॉय करिए, बट थोड़ा मुनाफा वसूली भी करिए। अच्छा, ग्लोबली तो मंदी को लेकर, कंजम्पशन हिट को लेकर काफी सारी बातें चल रही हैं। हालांकि यूएस में ब्लैक फ्राइडे सेल्स, तो हमने ऑनलाइन सेल्स एटलीस्ट रिकॉर्ड स्तर पर देखी है। हमारे लिए कंजम्पशन आउटलुक क्या रहेगा आने वाले साल में, और ऑफकोर्स स्टॉक में कुछ चर्न्स दिख सकते हैं? देखिए दीपांशु जी, इसमें दो पहलू हैं जब हम कंजम्पशन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट ईयर जो है वो एक प्री इलेक्शन ईयर है, तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे साल बढ़ेगा गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी काफी हद तक बढ़ेगी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स वगैरह वगैरह पे, और क्योंकि उसके लिए लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो ये बेसिकली लेबर फोर्स जो है ये रूरल इंडिया से आएगा। तो मुझे को लगता है कि जैसे जैसे साल आगे प्रोग्रेस होता जाएगा 2023, एक केस बन सकता है कि रूरल कंजम्पशन जिसकी बात हो रही है, और आपने आई एम श्योर रिसेंटली कॉन कॉल्स पे सुने होंगे, डाबर, ब्रिटानिया, पार्ले भी जो इंटरव्यूज दे रहा है प्रेस को, दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट अ स्लाइट रिवाइवल इन द रूरल इकोनॉमी। अर्बन तो अच्छा कर ही रहा है। मैं रिसेंटली हिंदुस्तान लीवर के एनालिस्ट मीट पे गया था, ऑलमोस्ट 33% ऑफ देयर सेल्स आर नाउ कमिंग फ्रॉम प्रीमियम प्रोडक्ट्स। इसका मतलब यह है कि अर्बन कंजम्पशन तो ठीक ठाक चल रही है, आपकी रूरल इकोनॉमी पिकअप होना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर could be a year where you focus on domestic consumption, and as government projects are announced, उसका एक second और third order impact आपको consumer staples पे दिखने को मिल सकता है। तो I would still be positive for the next year on names like Lever, Britannia, and maybe to some extent even Dabur. जब हम कंजम्पशन की बात करें दीपांशु जी, आप इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं ऑटो, टू व्हीलर्स में। तो मुझे लगता है कि रिसेंटली जो भी कमेंट्री हमने टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स से सुनी है, उसमें आप हीरो को देख सकते हैं। ट्रैक्टर सेल्स आर स्टिल डूइंग वेल,
आई थिंक अशोक लेलैंड को अगर आप अभी भी देख सकते हैं, तो जब हम कंज्यूमर की बात करते हैं, इट्स नॉट जस्ट स्टेपल्स एंड डिस्क्रिशनरी, आप इसको थोड़ा अगर एक्सटेंड कर दें ऑटो में, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर विल बी ऑल अबाउट डोमेस्टिक कंजम्पशन थीम्स। हालांकि आई एम कॉशियस ऑन द मार्केट, पर मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज बहुत बन सकती हैं और मोस्टली डोमेस्टिक रिलेटेड कंजम्पशन सेक्टर्स में। डिस्क्रिशनरी में जैसे आप जानते हैं दीपांशु जी, मेरे काफी हद तक स्टॉक्स आप जानते हैं, आई एम स्टिल रिलेटिवली बुलिश ऑन दैट, एंड एज अ स्पेस आई वुड से यू कैन बी रिलेटिवली I would say slightly overweight on FMCG and consumer discretionary as well as automobiles going in for next year. बिल्कुल, तो ऑटोज, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, एफएमसीजी और लगातार राहुल का भरोसा कंजम्पशन रिलेटेड नेम्स पर भी रहा है। ब्रॉडर मार्केट से कुछ पसंद आ रहा है राहुल आपको? कोई और थीम्स जिस पर आपकी नजर रहेगी? दीपांशु जी, यही मैं एक्सटेंड कर सकता हूं प्री इलेक्शन रैली की जो हम बात कर रहे थे। सीमेंट कुड बी अ वेरी गुड प्लेस टू एंटर। आई थिंक अगर प्रोजेक्ट्स अनाउंस होंगे तो इसका डायरेक्ट ऑर्डर बेनिफिट सीमेंट का होगा। ऑब्वियसली अदानी के आने से लोगों को एक कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी के आउटलुक के ऊपर थोड़ा क्वेश्चन मार्क है कि प्राइसेस और रियलाइजेशंस कैसे होंगे, बिकॉज यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर्मिडेबल प्लेयर हुज कम इन। लेकिन मुझे लगता है कि विद प्राइसेस कमिंग ऑफ ऑन द कमोडिटी साइड, इन अ प्री इलेक्शन या अगर आप देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ टिपिकली स्ट्रांग होती है। तो अगर आपको 8-10% का वॉल्यूम ग्रोथ नेक्स्ट ईयर मिल गया सीमेंट में और आपके रियलाइजेशंस यहीं के आसपास रहे, तो आपके एबिटा पर मेट्रिक टन जो काफी मल्टी क्वार्टर लो पे चल रहे हैं, वो काफी हद तक रिबाउंड होके 1200, 1300, 1400 पे भी जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सीमेंट में अगर आप देखें, अल्ट्राटेक इज द लीडर ऑफ द पैक राइट नाउ। उन्होंने भी कुछ 20-22 मिलियन टन का कैपेसिटी एक्सपेंशन अनाउंस किया है। आई डोंट थिंक वैल्यूएशंस आर टू स्ट्रेच ऑन अल्ट्राटेक, तो आई थिंक फ्रॉम द लार्ज कैप स्पेस आप अल्ट्राटेक को दे सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू मूव डाउन द मार्केट कैप रेंज into mid and small cap names, आप नुवोको को देख सकते हैं। इट्स predominantly been in the ईस्ट मार्केट। आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर भी काफी हद तक ईस्ट में डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ईस्ट का सीमेंट ग्रोथ काफी स्ट्रांग हो सकता है। और स्मॉल कैप्स में आप जेके लक्ष्मी देख सकते हैं। तो आई थिंक सीमेंट इज वन स्पेस जहां मुझे लगता है कि काफी हद तक इंटरेस्ट आ सकता है नेक्स्ट ईयर। और जो दूसरा स्पेस है जो लॉकडाउन के स्टार्ट होने में बहुत चल गया था दीपांशु जी, जो ऑफ लेट थोड़ा आई थिंक 6-8-10 महीने से आउट ऑफ फ्लेवर रहा है, वो है केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स। तो मुझे लगता है कि 2023 में इनका समय वापस आ सकता है। काफी हद तक टाइम और प्राइस करेक्शन हो चुकी है। तो नेम्स लाइक एसआरएफ, नवीन फ्लोरीन या सम नेम्स दैट वी रियली लाइक, जो फ्लोरिनेशन स्पेस में बहुत काम कर रहे हैं, और नवीन तो क्रैम्स में भी जा रहा है जो काफी हाई मार्जिन प्रोडक्ट भी बन सकता है। तो बियॉन्ड ऑटो एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एंड कंज्यूमर स्टेपल्स, आई थिंक एंड ऑटो एंसेसरीज एज वेल, आई थिंक सीमेंट एंड केमिकल्स कुड बी टू अदर सेक्टर्स एंड सम नेम्स आई हैव गिवन यू, जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में काफी हद तक अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए, केमिकल थीम भी आपके लिए सामने आ रही है। यहाँ पर आपको अच्छी मूव दिख सकते हैं। कंजम्पशन पर तो हमेशा राहुल अरोड़ा का अच्छा भरोसा रहा है। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए। ऑफ कोर्स ईयर एंड एक बार फिर से आपसे होगी मुलाकात और आने के प्रेडिक्शन और कुछ और बाजार पर बेहतरीन कॉल्स लेंगे आपके साथ। निर्मल बैंक के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोड़ा, उनका मार्केट आउटलुक आपके लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद शॉर्ट टर्म कॉल्स लेनी है चोपड़ा साहब और पालविया साहब की तरफ से, और साथ ही दो खास मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ने वाली है। बस 2 मिनट में लौट के आऊँ। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं 10 की कमाई। जबरदस्त एक्शन बाजार में बना हुआ है। सेंसेक्स नए रिकॉर्ड छू चुका है। निफ्टी अपने रिकॉर्ड से ज्यादा दूर नहीं है। 2 खास मैनेजमेंट जुड़ने के लिए तैयार है हमारे साथ। उससे पहले आइए एसपीएल मिड कैप्स की शॉर्ट टर्म पिक्स ले लेते हैं। चोपड़ा साहब बताएं आज की शॉर्ट टर्म पिक आपकी। सर, मेरा शॉर्ट टर्म पिक है इंडिया बुल रियल एस्टेट। ये प्राइमरीली भारत की बहुत पुरानी वैसे रियल एस्टेट कंपनी है, मगर अभी इनका मैनेजमेंट चेंज ओवर हुआ है। अब एम्बेसी पार्क इसके ओनर्स हैं, और मेरा मानना है कि बहुत जल्दी इसका नाम भी चेंज होगा। और एम्बेसी पार्क की 2 सब्सिडरी हैं जो इसमें मर्ज हो जाएंगी, और मर्जर होने के बाद भारत का सबसे बड़ा लैंड बैंक जो होगा रियल एस्टेट में, वो इंडिया बुल रियल एस्टेट के पास होगा। तो मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक बहुत ही अच्छी तरीके से प्लेस्ड है, करेक्शन हो चुका है, और आने वाले समय में मुझे लगता है जो अभी करीब 83-84 पे ट्रेड कर रहा है, तो इसको 92 और 95 के लेवल के लिए शॉर्ट टर्म में खरीदा जा सकता है। तो इंडिया बुल रियल एस्टेट में खरीदारी की सलाह है, और शॉर्ट टर्म में ही मुझे लगता है ये 92-93 का लेवल निश्चित रूप से टच करेगा। 83 का टारगेट इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। पालिया साहब, आपकी शॉर्ट टर्म पिक। सर,
तो दीपांशु जी शॉर्ट टर्म पिक रहेगी रेडिंगटन। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो एक मल्टी वीक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। तो स्टॉक ने अपना एक जो सप्लाई जोन था उसका ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेटअप पे एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बनते हुए दिख रही है और यहाँ पे मंथली चार्ट पे भी जिस तरीके से एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, हमें लगता है रेडिंगटन एक अच्छा अपमूव यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। शॉर्ट टर्म में अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 215 रुपए से 225 रुपए तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 165 के आसपास। तो रेडिंगटन पे बाय करने की सलाह है शॉर्ट टर्म पिक में। ओके, तो रेडिंगटन इस पर रखें नजर, 215 से 225 के टारगेट। आइए चलते हैं न्यूज पर व्यूज में, और आज की पहली खास मैनेजमेंट हमारे साथ है सीई इन्फोसिस्टम्स यानी कि मैप माई इंडिया। मैप माई इंडिया ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं आईपीओ स्टेज से काफी चहीता स्टॉक रहा है। लिस्टिंग के बाद से बाजार का बड़ा एक्शन भी इसमें हमने बनते हुए देखा है। आज कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, साथ ही होल टाइम डायरेक्टर राजीव कौल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कौल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस के साथ बात करने के लिए। आउटलुक समझाएं सर, इस समय क्या बन रहा है? आपके नतीजों पर तो हमने बात करी थी, आगे का नजरिया कैसे बन रहा है? डिमांड को लेकर क्या संकेत हैं? आपकी खुद की ऑर्डर बुक को क्या लेकर क्या संकेत हैं? सेटअप कैसा दिख रहा है सर इस समय? दीप नमस्कार। पहले तो मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि हमारी कंपनी का नाम सीएमएस इन्फोसिस्टम्स है। मैं जानता हूं सी इन्फोसिस्टम्स के साथ में कुछ कंफ्यूजन कभी कभी रहता है। तो सीएमएस के बारे में जो आपके सवाल है, हमारी H1 की जो मेरी गलती है कौल साहब, बहुत बहुत अपॉलॉजीज, सिंसियर अपॉलॉजीज सर मेरी तरफ से, मैंने गलत सेटअप पढ़ लिया था। प्लीज कंटिन्यू सर। तो हमारा जो H1 का बिजनेस परफॉर्मेंस रहा है, हमारा रेवेन्यू करीब 925 करोड़ है, जिसकी ग्रोथ 25% हाफ एंड हाफ रही है। और जो हमारी पैट मार्जिन एट 73 करोड़, that has grown about 37%, और पैट मार्जिन प्रोफाइल करीब 15.35% कंपनी की रही है। सो बिजनेस परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूशन on all parameters have been very strong. हमारी जो टेक्नोलॉजी लेड बिजनेसेस हैं उनका योगदान करीब 35% अब हो गया हमारे पूरे रेवेन्यू में, और बाकी हमारे कैश मैनेजमेंट बिजनेस का योगदान रहा है। ओके, फिलहाल क्योंकि सर हर बार ये बात निकल कर आती है, बट डिजिटल पेनिट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता रहता है, सवाल आपके बिजनेस में बनते हैं, कुछ उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं? और अब तो डिजिटल रुपी की भी बात चल रही है, ऑफ कोर्स रिटेल लेवल पर आना अभी बाकी है, बट आगे जाकर इसका कैसा इम्पैक्ट देखते हैं सर? दीप, हमारा ये मानना है कि अगर आप डिजिटल करेंसी से पहले तो आप पहले यूपीआई की बात करें तो यूपीआई डिमोनेटाइजेशन के बाद में उसका काफी फिलिप और काफी इंप्रूवमेंट उसमें आई है, काफी ग्रोथ आई है। तो पिछले 5-6 साल का भी अगर हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन देखिए, बिजनेस की ग्रोथ काफी अच्छी रही है, और लोगों को थोड़ा सा इसमें आश्चर्य रहता है कि आपकी ग्रोथ कैसे हो रही है अगर डिजिटल बढ़ रहा हो। और उसका हमारा एक सिंपल तरीका समझाने का कि जो हमारी कंपनी की ग्रोथ है वो लिंक्ड है इंडिया की फॉर्मलाइजेशन और इंडिया में आउटसोर्सिंग की ट्रेंड बढ़ने के लिए। बैंक्स ऐसे जितना उनका काम बढ़ेगा वो आउटसोर्सिंग ज्यादा करेंगे, और अच्छी कंपनियां हमारी जैसी मानना है उनको आगे उनमें काम करने का ज्यादा मौका मिलेगा। तो एक डोमेस्टिक इंडस्ट्री काफी अच्छी बड़ी बन रही है। फॉर्मलाइजेशन जो जीएसटी के बाद में जिसकी इंप्रूवमेंट हो रही है, रिटेल सेक्टर में देखें, ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स में देखें, उन सब में हमारा काफी काम बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें कैश यूजेज की जो ट्रेंड्स हैं काफी स्टेडी और अच्छी है। तो डिजिटल पेमेंट्स 5-6 साल से काफी बढ़ाव पे हैं, मगर हम तो भी देख रहे हैं कि हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस अगर आप देखें, जो ग्रोथ नंबर आपके ने बताए, तो इंडिया का हमारे मानना है कि इंडिया में हर एक तरह की ग्रोथ है। अच्छी कंपनीज, अच्छे मार्केट शेयर, अच्छे नेटवर्क, अच्छी टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन से अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ा सकते हैं। सर फर्स्ट हाफ में आपके रेवेन्यूज करीब 925 करोड़ के आए, राइट? हाँ जी, तो पूरे साल का एनालाइज करके देखें तो क्या आंकड़ा निकल कर आ रहा है? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन FY25 के लिए आपने 2600 करोड़ का टारगेट दिया है, तो वो भी बरकरार है? इसे थोड़ा रिवाइज करना चाहेंगे सर? नहीं, आई थिंक अभी हमने ये टारगेट FY22 में अनाउंस किया था कि हमारा FY25 का टारगेट 2500 से 2700 करोड़ के बीच में रहेगा, जो कि करीब 18% कैगर ग्रोथ का एक टारगेट हमने लिया है FY21 से लेके 25 तक, मतलब ऑलमोस्ट डबलिंग का रेवेन्यू 1300 से 2600 के करोड़ की रेंज पे। एज ऑफ नाउ आई थिंक हम अपनी आउटलुक ऐसे ही रखेंगे। अभी काफी समय बचा हुआ है, और हमारी ऑर्डर बुक काफी अच्छी है। हमारी जो ऑर्डर बुक है करीब 2800 करोड़ की अभी हो गई है।
मगर एग्जीक्यूशन पे काफी फोकस रखना है और अभी 1.5 साल बचे हुए हैं, तो आई थिंक हम वी आर कंफर्टेबल विद द सेम रेवेन्यू गाइडेंस आज के दिन पे। सर आपके मार्जिन्स लगातार शानदार ग्रोथ दिखा रहे हैं। Q1 FY22 में जो 22.7 थे वो बढ़ के अब 28.5 तक आ गए हैं। 30% मार्जिन रेंज ज्यादा दूर नहीं है, आएगी? हम मार्जिन की हमने कभी थोड़ी हमारा ये मानना है कि अच्छी मैनेजमेंट टीम और अच्छी कंपनी को 3 चीजों पे हमेशा फोकस रखना पड़ता है, रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन प्रोफाइल और आपका मार्केट शेयर। और अगर आप शेयर होल्डर की तरफ से देखें तो आपको फिर रिटर्न ऑन इक्विटी पे देखना चाहिए। और हमारा यही फोकस रहेगा कि हम एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हाई ग्रोथ रेट कंपनी रहें, और उसके लिए हमें जो इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे उस पर हमारा ध्यान रहेगा। अभी पिछले 2 साल से हमारी मार्जिन्स काफी अच्छी बढ़ी हैं। मैं ये भी बोलना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि हमारी रिटर्न ऑन इक्विटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, 20% के ऊपर उसको हम मेंटेन कर पा रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि पिछले 2 साल में हमारा काफी पीक कैपिटल इन्वेस्टमेंट साइकिल रहा है। ऑलमोस्ट 450 से 475 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पिछले 2 साल, इस साल और पिछले साल में कंपनी में हो रही है। उसके बावजूद हमारा ROE 20% के ऊपर है। बिल्कुल, तो बढ़िया ग्रोथ रही है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। कंपटीशन ऑनलाइन पेमेंट्स का है बट उसके कोई परेशानी नहीं है। इनफैक्ट ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का दिखा ही रहा है कि बढ़िया ग्रोथ रही है और मैनेजमेंट भी कॉन्फिडेंस है कि ग्रोथ बरकरार रहेगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया कौल साहब आज जी बिजनेस को टाइम देने के लिए और कंपनी के आगे के आउटलुक पर बात करने के लिए। CMS इन्फो सिस्टम्स, मेरी गलती थी शुरुआत में, प्लीज माफ करिएगा उसके लिए। राजीव कौल साहब की तरफ से यहाँ पर आगे कंपनी का आउटलुक। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। आइए आगे बढ़ते हैं और 10 की कमाई बची है सिमी जी की तरफ से, लेते हैं उनका स्टॉक। सिमी जी बताएं आपकी 10 की कमाई का आइडिया। दीपांशु 10 की कमाई देने से पहले अपडेट करूंगी। पहले BTST कॉल BPCL दिया था, डे हाई के आसपास है। NCCB दिया था, वो भी डे हाई के आसपास है। अभी 10 की कमाई के बाद एक स्पेशल बिगल का भी फरमाइश होगा, वो भी देना चाहूंगी अगर आपके पास मौका हो तो। सबसे पहले 10 की कमाई दे देती हूँ। शुगर स्टॉक में आज वापस से मोमेंटम है और शुगर स्टॉक मेरे फेवरेट में से है। एक उगर शुगर में मैं खरीदारी करके चलने का सलाह दे रही हूँ। 11% अप है पर एक 20% लगाने का पूरा कैंडिडेट है ये स्टॉक। करंट लेवल पर खरीद कर चलने का सलाह होगा। 87 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। पहला टारगेट होगा 96, दूसरा होगा 99, तीसरा होगा 104। तो 96, 99, 104 ये तीनों टारगेट्स के लिए उगर शुगर को खरीद कर चलने का सलाह होगा। अब अगर मौका मिलता है तो मुझे एक BTST के लिए परमिशन दे देना और बीगल भी बजा देना मेरे लिए। जी 2 मिनट में आपके पास आता हूं क्योंकि एक और खास मैनेजमेंट मेरे साथ तैयार है। न्यूज पर व्यूज में आज दूसरी मैनेजमेंट मॉन्टे कार्लो फैशंस। सर्दी का वक्त है एंड ऑफ कोर्स इस समय तो सबसे ज्यादा जरूरत भी इनके प्रोडक्ट के पड़ती है। मॉन्टे कार्लो फैशंस हम सब जानते हैं, काफी चहेता प्रोडक्ट है इनका। 1984 से हमने देखा है कि विंटर वेयर में इनके एक दिग्गज प्रेजेंस रही है। 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं कंपनी के पास लुधियाना में। 35 से ज्यादा प्रोफेशनल ट्रेडिंग ग्लोबल फैशन पर नजर रखते हैं। संदीप जैन साहब जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ इस समय शो में जुड़ रहे हैं। जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बात करने के लिए। एंड सर ऑफ कोर्स आपके प्रोडक्ट की तो सबसे ज्यादा इस समय जरूरत भी पड़ती है। जरा बताएं, ऑब्वियसली ऑफटेक तो पहले ही हो जाता है बट डिमांड कैसी रही है इस बार विंटर प्रोडक्ट्स को लेकर जिस तरह से अब सर्दियों का मौसम आ चुका है? देखिए अगर हम बात करें डिमांड की तो हमारा जो ट्रेड शो होता है वो नॉर्मली 6 महीने एडवांस में होता है सर्दी शुरू होने से पहले। तो बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड रही थी उस ट्रेड शो में। उसका रीजन था कि कोविड के बाद एकदम से इकोनॉमी ओपन अप हुई थी और दूसरा ट्रैवलिंग भी शुरू हो गई थी लोगों की बाहर, और तीसरा सबसे मेन रीजन था कि इन्वेंट्री बहुत कम थी रिटेल लेवल पे। तो उसके कारण एक अच्छी हमें ट्रेड शो में स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिली थी। और अभी जैसे सीजन शुरू हुआ है हम देख रहे हैं कि जो विंटर सीजन है ऑन टाइम है और सर्दी शुरू हो गई है नॉर्दर्न रीजन में खासकर, तो एक अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। साल के मुकाबले सर इस साल ज्यादा ग्रोथ होगी, इस साल ज्यादा डिमांड है, कैसा आउटलुक है, कितनी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए हमने अपनी एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल में भी गाइडेंस दी थी कि इस साल हम 20 से 25% ग्रो करेंगे ओवर दी लास्ट ईयर रेवेन्यू। लास्ट ईयर हमने 45% के करीब ग्रो किया था और इस बार की जो गाइडेंस हमारी है वो 20 से 25% की है। ओके, फिलहाल आपके लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट के लिहाज से क्या स्ट्रक्चर है इस समय सर, थोड़ा इस पर भी लाइट दें।
देखिए रॉ मटेरियल जैसे हम ट्रेड शो करते हैं तो हम रॉ मटेरियल अपना बुक कर लेते हैं, और ऐसे ही हमने जो अपना ट्रेड शो किया था हमारा रॉ मटेरियल सारी कवरेज हो गई थी, तो इससे हमारे मार्जिन पे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, अब आगे जाके जैसे कि रॉ मटेरियल के प्राइस कम हो रहे हैं, कॉटन के प्राइस काफी कम हो गए हैं, तो डेफिनेटली उससे हमें काफी फायदा मिलेगा। तो ये जो अभी नतीजे आए थे सर, उसमें तो हमने थोड़ा मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन देखा था, बट आगे एक नॉर्मलाइज्ड मार्जिन रेंज क्या होनी चाहिए आपकी कंपनी के लिए सर? देखिए जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आए तो उसमें अगर आप देखेंगे तो दो कॉस्ट बढ़ी थी, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बढ़ी थी और बिजनेस प्रमोशन कॉस्ट बढ़ी थी, और उसके कारण थोड़ा सा प्रॉफिट कम आया था। लेकिन वो एवरेज आउट हो जाएगा इस क्वार्टर में और नेक्स्ट क्वार्टर में, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो मार्जिन है वो सस्टेन रहेंगे और हमारी ग्रोथ ठीक रहेगी। ठीक है, होम टेक्सटाइल सेगमेंट तो आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पर आगे का क्या आउटलुक है सर, और आगे के बाकी वर्टिकल्स के लिए भी किस तरह का आउटलुक है सर? होम टेक्सटाइल में ऑलरेडी हमने बताया था कि हमने एक नई सब्सिडरी बनाई है मोंटे कार्लो होम टेक्सटाइल्स, जहां पे हम J&K में एक मोंटे कार्लो ब्लैंकेट का प्लांट भी लगा रहे हैं। उससे डेफिनेटली कि हम अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है, और वैसे भी होम टेक्सटाइल सेगमेंट परफॉर्मेंस वाइज पेरेंट ब्रांड से 30 से 35% ग्रो कर रहा है, और मुझे लगता है कि ये ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। ओके सर, फिलहाल इफ माय डेटा इज राइट करीब 280 करोड़ के आसपास का कैश ऑन बुक्स है सर? अराउंड 265 करोड़। 265। आखिरी बार FY19 में बायबैक किया था, आगे भी कुछ प्लान्स हैं सर ऐसे? देखिए ये मैनेजमेंट की कॉल है, बट इस बार हमने अच्छा डिविडेंड दिया है, हमने 200% डिविडेंड दिया है, 20 रुपए पर शेयर, और जैसे जैसे मुझे लगता है कि अभी मैनेजमेंट उस पर विचार करेगी कि आगे फ्यूचर में बायबैक करना चाहिए या जनरस डिविडेंड देना चाहिए, तो उसके बारे में अभी फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट इस टाइम पे नहीं मैं दे सकता। कोई बात नहीं सर, बट नजर रहेगी, अच्छी परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन है, सर्दियों का सीजन भी आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब आज जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए और अपनी कंपनी के बारे में अपडेट देने के लिए। मोंटे कार्लो फैशंस, इस पर रखनी है आपको नजर। आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं शो के लिए, जल्दी से जैसे सिमी जी की रिक्वेस्ट थी एक बिगुल सिमी के नॉन स्टॉप शेयर, और फिर सुमी जी के लिए भी एक बिगुल। पहले सिमी जी के लिए कॉल। बताएं सिमी जी। दीपांशु, एक स्टॉक में वापस से रिकवरी देखने को मिला है, मेरा फेवरेट है, स्टॉक का नाम है SRF। लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन का करेक्शन के बाद, एक तो करेक्शन मोड में था, उसके बाद 5 दिनों का कंसोलिडेशन था, आज पूरा 5 ट्रेडिंग सेशन का जो भी बार टिक था वो सभी को एनगल्फ करके स्टॉक रिकवरी शो किया है। मुझे लगता है कि यहाँ से जबरदस्त रिकवरी देखने को मिलना चाहिए, तो 2320-2325 के पास SRF को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 2290 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा, टारगेट रहेगा 2360 से 2380, ये मिनिमम टारगेट है, जो कि मुझे लगता है कि आज से कल के बीच में आ जाना चाहिए। अगर 2380 के ऊपर जाके ये सस्टेन करेगा तो मानो इसमें एक अच्छा रिवर्सल भी देखने को मिलेगा, जो कि इसमें मुझे लगेगा कि ये स्टॉक, इसका जो शॉर्ट टर्म का जो करेक्शन था ये एक तरफ के लिए खत्म हो चुका है। पर फिलहाल के लिए 2360-2380 का टारगेट के लिए SRF को खरीद कर चलिए 2290 का स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो SRF सिमी जी की एक फेवरेट कॉल रहती है, इस पर रखिए नजर। आइए एक आखिरी बिगुल शो का सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, एक तो लास्ट वीक NFL दिया था, NFL के अंदर बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला और उसमें टारगेट हिट हुआ है, ये तो उसका अपडेट था। और अब जिस स्टॉक के लिए बिगुल बचा है वो भी फर्टिलाइजर स्टॉक है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में मोमेंटम जारी है, बाय का स्टॉक है। स्टॉक का भाव चल रहा है 305 रुपए 10 पैसे। स्टॉक का नाम है चंबल फर्टिलाइजर। ये स्टॉक लास्ट वीक भी हमने दिया था। स्टॉक में यहाँ से बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। 300 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 311 रुपए का टारगेट बनेगा, 315 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। 311, 315 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट के लिए खरीदारी करें। 300 या 301 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, तो चंबल फर्टिलाइजर, इस पर भी रखनी है आपको नजर। सेंसेक्स ने नया रिकॉर्ड बना दिया है, निफ्टी रिकॉर्ड से ज्यादा दूर नहीं है। इवेंटफुल शुरुआत रही है इस हफ्ते की, देखते हैं आगे का दिन कैसा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज के सभी मेहमानों के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिमी जी आपका, सुमित जी, जय, सुबह से हमारे साथ जुड़े थे, पालविया साहब, मुदित जी, कुणाल जी और बाकी सभी गेस्ट का क्लोजिंग शो में आपसे फिर से करेंगे मुलाकात। बट हर बार की तरह आपसे निवेदन है कि देश के प्रति सम्मान के साथ शो का करेंगे समापन। सब खड़े होकर कहेंगे जय हिंद।